दोस्तों मैं आपको बोलता हूं कि आपको एबीसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने पीछे बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। आने वाले टाइम में भी अच्छा रिटर्न देगा और आप मेरी बात सुन के उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हो बिना कुछ रिसर्च किए, बिना कुछ अपना डिसीजन लिए। तो क्या ये आपने अच्छा डिसीजन लिया है, गलत डिसीजन लिया? क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत बड़ी गलती की। तो दोस्तों आपको ये तो बहुत लोग बता देंगे कि ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो कि आपको अच्छी रिटर्न मिल सकती है। और जब आपको अच्छी रिटर्न नहीं मिलती तो आप लोग दुखी होते हैं। लेकिन आपको ये बताने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे कि आप खुद से एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चूज कर सकते हो। क्योंकि अगर आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है तो आप एक बहुत ज्यादा अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर पाओगे। आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओगे जो आगे जाके आपको एक अच्छी रिटर्न भी देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जिनका ध्यान देके आप एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं जो आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी रिटर्न भी दे सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक बहुत अच्छे तरीके से पता चले कि इन्वेस्टमेंट करते टाइम जब आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करते हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड खुद से चूज कर सकेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड में बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि वो एक म्यूचुअल फंड को चूज कर लेते हैं बस उसकी रिटर्न को देख के, उसकी परफॉर्मेंस को देख के। लेकिन वो ये चीज कभी नहीं सोच पाते कि उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में क्यों सोचा था और उनको क्या ऑब्जेक्टिव अपना अचीव करना है। इस पे आने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जब आप घर से निकलते हो गाड़ी लेके तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ पे जाना है, आपका डेस्टिनेशन क्या है। क्योंकि जब तक आपको अपने डेस्टिनेशन के बारे में पता नहीं होगा तो आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप सही रास्ते को चूज नहीं कर पाएंगे। और जब तक कोई अपने डेस्टिनेशन के बिना अपने घर से निकलता है या अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो वो जर्नी अच्छी नहीं रहती। तो दोस्तों वैसे ही म्यूचुअल फंड के केस में होता है। तो आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हो तो आपके पास एक गोल होना चाहिए, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसके लिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा। जो गोल आपको अचीव करना है अगले कुछ टाइम में, और वो गोल कुछ भी हो सकता है। आपके बच्चे की एजुकेशन से रिलेटेड, आपको एक गाड़ी खरीदनी है, आपको एक घर खरीदना है, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव जहां पे आपको पैसे की जरूरत है और आप चाहते हैं कि जो पैसा आपके पास अभी पड़ा है वो आने वाले टाइम में पैसा 10 या 15% से बढ़ जाए। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है, आपका गोल डिफाइन होता है, जिसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए और उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चूज करना है। अब दोस्तों आपने गोल को डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा गोल मीट करना है। मान लो कि आपको एक गाड़ी खरीदनी है, लेकिन वो गोल अचीव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो गोल आपको कितने टाइम में अचीव करना है। अब मान लो कि मुझे एक घर खरीदना है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे अपने घर को 5 साल के बाद खरीदना है, जिसके बाद मुझे पता होगा कि वो घर मान लो अगर 50 लाख का आएगा तो उसके हिसाब से मुझे अभी कितने की इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और वो इन्वेस्टमेंट कैसे करनी पड़ेगी वो भी आपके गोल के साथ लिंक होता है, आपकी इनकम के साथ लिंक होता है, आपके रिस्क प्रोफाइल के साथ लिंक होता है। वो कैसे? जैसे कि अगर मैं सेम एग्जांपल की बात करूं कि आपको यहाँ पे घर खरीदना है, घर खरीदने के लिए आपको 5 साल के बाद 50 लाख रुपया चाहिए। अगर मैं आज की बात करूं, आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो रिस्क प्रोफाइल है, आप एक बिजनेस फैमिली से निकल के आते हो, आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, तो हो सकता है कि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़े, आपको सारा पैसा अभी ही म्यूचुअल फंड में डाल देना पड़े, जिसको हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब दोस्तों मान लो कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और आपको पैसा मंथ ऑन मंथ मिलता है, आपके हर महीने सैलरी आती है, तो उस केस में आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? तो उस केस में जो आपकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होनी चाहिए म्यूचुअल फंड में, तो आपको एसआईपी का तरीका चूज करना चाहिए। और एसआईपी का तरीका आपको बहुत से बेनिफिट देता है, जैसे कि आप हर महीने अगर इन्वेस्टमेंट करते हो और अगर मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है तो वॉलिटिलिटी का बेनिफिट आपको मिलता है, आपको एक एवरेज प्राइस मिलता है। जब मार्केट नीचे जाती है तो आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो और जब मार्केट ऊपर जाती है तो आप कम क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करते हो। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि आपको अपना गोल डिफाइन करना है। गोल डिफाइन करने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, और ड्यूरेशन के साथ साथ आपको डिफाइन कर लेना चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, वन टाइम तरीके से करना है, एसआईपी के तरीके से करना है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, जिसमें आता है आपका रिस्क।
रिस्क के बारे में हर लोग बात करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसको समझ तो जाते हैं लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट में कभी भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो दोस्तों हर वीडियो में मैंने शायद आपको बहुत बार बताया है कि रिस्क प्रोफाइलिंग अपना करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों आपकी जो इनकम होती है वो यहाँ तो वॉलेटाइल हो सकती है, स्टेबल हो सकती है, आपके पास बहुत से रिजर्व्स भी हो सकते हैं। तो हर इंडिविजुअल का अपना जो इनकम सिनेरियो होता है वो अलग होता है, और इनकम सिनेरियो अलग होने की वजह से हर आदमी का अपना एक अलग रिस्क होता है, अपनी एक अलग रिस्क प्रोफाइल होती है। तो सबसे पहले अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितना है, आपको ज्यादा रिस्क लेना है या आपको कम रिस्क लेना है। क्योंकि जो आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी होगा उसी के हिसाब से आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करना पड़ेगा। अब मान लो कि आपको रिस्क ज्यादा लेना है, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है और आपको ज्यादा रिस्क लेने की वजह से आप रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उस केस में आपको प्रेफरेंस दी जाती है कि आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब वहां पे भी अगर आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत ज्यादा है तो आप स्मॉल कैप को चूज करते हैं, अगर आप रिस्क थोड़ा सा कम लेना चाहते हैं आप लार्ज कैप को चूज करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते, तो उनके लिए डेट फंड प्रेफर किया जाता है। तो रिस्क का प्रोफाइलिंग करना सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, और ये आपके सारे पैरामीटर्स को ओवरलैप करता है। चाहे आपका गोल हो वो भी आपके रिस्क के साथ लिंक होता है बहुत ही क्लोजली। अब मैं बात करता हूं तीसरे पैरामीटर की जो यहाँ पे निकल के आता है, जिसका नाम है कंपटीशन विद पीयर्स। तो यहाँ पे आप मान लो कि आपने अपने रिस्क को डिफाइन कर लिया, आपने अपने गोल को डिफाइन कर लिया। आपको घर खरीदना है 5 साल बाद, आपका रिस्क टेकिंग जो एपेटाइट है वो ज्यादा है, आप थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। तो आपने चूज किया कि मेरे लिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब मैं आता हूं कि आपने चूज कर लिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। अब आपके पास यहाँ पे शायद 50 या 60 से ज्यादा ऑप्शंस होंगे जिसके थ्रू आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चूज करूं? तो दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। अब यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होता है आपको पिछले 5 साल का, 7 साल का देखना चाहिए, ताकि आपको एक ट्रू पिक्चर मिले कि म्यूचुअल फंड ने पहले कैसे परफॉर्म किया। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मान लो कि एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ने 15% का रिटर्न दिया, वहीं पे एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 25% का रिटर्न दिया। अब यहाँ पे जो लोग गलती करते हैं वो सोचते हैं कि 25% वाले म्यूचुअल फंड ने ज्यादा रिटर्न दिया, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। नहीं दोस्तों, आपने अपने रिस्क के हिसाब से चूज किया कि आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। अब लार्ज कैप के अंदर एक म्यूचुअल फंड ने अगर 15% रिटर्न दिया तो आपको उस 15% की रिटर्न को कंपेयर करना है उस पूरी कैटेगरी के साथ, और उसकी कैटेगरी होगी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। तो वहां पे आपको लार्ज कैप के रिटर्न को लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के टोटल रिटर्न के साथ कंपेयर करके देखना होगा कि उस म्यूचुअल फंड ने अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया, उनको आउट परफॉर्म किया या अंडर परफॉर्म किया। दोस्तों बात करते हैं फोर्थ पैरामीटर की, जो निकल के आता है एक्सपेंस से रिलेटेड और जो निकल के आता है आपका एयूएम से रिलेटेड। तो दोस्तों एक्सपेंसेस के बारे में समझना बहुत जरूरी होता है जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी तरह के एक्सपेंस हो सकते हैं जिसके बारे में शायद इन्वेस्टर्स को पता नहीं होता। जैसे कि एक पर्टिकुलर एक्सपेंस होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। तो एक्सपेंस रेशो आपको चार्ज किया जाता है क्योंकि आपने अपना पूरा पैसा एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दिया है जो आपके बिहाफ पे आगे जाके सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेगा। अब उनका कुछ रिसर्च कॉस्ट होगा, इसके अलावा उनके अलग अलग तरह के कॉस्ट होंगे जो आपको चार्ज करेंगे एक्सपेंस रेशो के रूप में, और ये एक्सपेंस रेशो अलग अलग तरीके से वेरी कर सकती है। तो आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो कितना है, क्योंकि दोस्तों अगर एक्सपेंस रेशो ज्यादा होगा तो आपकी रिटर्न थोड़ी कम निकल के आएगी, अगर एक्सपेंस रेशो कम होगा तो आपकी रिटर्न डेफिनेटली ज्यादा निकल के आएगी। तो एज ए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसकी एक्सपेंस रेशो कैसी निकल के आती है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो वो निकल के आता है एग्जिट लोड, कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एक प्री डिफाइंड टाइम से पहले अपना पैसा निकाल लेते हो तो आपको एग्जिट लोड चार्ज किया जाता है। तो अगर आपके ऊपर कोई भी कंटिंजेंट लायबिलिटी आ सकती है आने वाले टाइम में तो आपको एग्जिट लोड के बारे में पहले पढ़ के रखना चाहिए। आपको अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियर रखनी चाहिए कि अगर मैं पैसा इस टाइम से पहले विड्रॉ करता हूं तो मेरी रिटर्न कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो सकती है क्योंकि मुझे एग्जिट लोड चार्ज होगा। तो दोस्तों अब बात आती है एयूएम की, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो एयूएम आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो अगर मैं डेट म्यूचुअल फंड की बात करूं तो डेट म्यूचुअल फंड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं डेट कैटेगरी के अंदर, उसका एयूएम जितना ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। दोस्तों वो क्यों होता है? अब मान लो कि डेट म्यूचुअल फंड अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब मान लो एक इंस्ट्रूमेंट से उनका पैसा वापस नहीं आया
तो अगर उनका AUM बड़ा होगा, उनके पास लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर वहां पे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा तो कभी भी ऐसा सिनेरियो रेस नहीं होगा कि म्यूचुअल फंड को अपने ऑपरेशंस को बंद करना पड़े। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूं कि आपने फ्रैंकलिन के बारे में सुना होगा कि फ्रैंकलिन को कुछ म्यूचुअल फंड का ऑपरेशंस बंद करना पड़ा क्योंकि जो वो म्यूचुअल फंड थे डेट कैटेगरी में, उनका AUM उतना बड़ा नहीं था। जब लोगों ने वहां से पैसा विड्रॉ करना शुरू किया, वहां पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ गया। जब वहां पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ गया और म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को पैसा वापस नहीं दे पाया, उस केस में उनको अपने ऑपरेशंस को बंद करना पड़ा। तो एज ए इन्वेस्टर आपको ध्यान देना चाहिए कि जिस कैटेगरी में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उस कैटेगरी में कितना ऑन एन एवरेज AUM अच्छा माना जाता है और उसके अराउंड ही आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। अब दोस्तों मैं बात करता हूं लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको पास्ट परफॉर्मेंस को कैसा देखना चाहिए। बहुत से लोग पास्ट परफॉर्मेंस को एक साल में देखते हैं कि पिछले एक साल में म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिनिमम आपको पिछले 3 साल का, 5 साल का या 7 साल का रिटर्न देखना चाहिए अगर आपको ट्रू पिक्चर के बारे में पता करना है तो। इसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखनी चाहिए, वो ये देखनी चाहिए कि अगर आप पिछले 7 साल के रिटर्न के बारे में बात कर रहे हो तो आपको ये देखना चाहिए कि पिछले 7 साल में क्या उस म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर था वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अगर पिछले 7 साल में उस पर्टिकुलर फंड का अगर मैनेजर चेंज हुआ तो आपको देखना चाहिए कि फंड मैनेजर चेंज होने के बाद उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि फंड मैनेजर के ऊपर आपकी रिटर्न बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, जो आपके बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में उनको इन्वेस्टमेंट करना है। और कभी भी आपको पिछले 1 साल का रिटर्न देख के, सिर्फ 1 साल का रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप ये 5-6 चीजों का ध्यान रखेंगे, एक अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे, तो शायद आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि कोई आके आपको बताए कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस चीज का आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, आप खुद अपने लिए एक ज्यादा अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढ सकते हैं। इसकी जगह अगर आपको कोई आके बताता है तो वहां पे गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको मैं फिर से सिंप्लीफाई करके बताऊं, अपने गोल को डिफाइन कीजिए, अपने ड्यूरेशन को डिफाइन कीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट करने के तरीके को डिफाइन कीजिए कि वन टाइम करना है या आपको SIP करना है। इसके बाद आप रिटर्न को देखिए, पिछले 3 साल की, 5 साल की, और इसके बाद उसके फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को देखिए। फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को देखने के बाद आप अपने रिस्क को देखिए कि आपका रिस्क कितना है, उसके हिसाब से एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कीजिए। इसके अलावा एक्सपेंसेस के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए ताकि आपको पता हो कि इन्वेस्टमेंट करने का आपके ऊपर कॉस्ट कितना पड़ने वाला है। अगर आप इन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर पाएंगे, आप एक अच्छी रिटर्न बना पाएंगे। दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आने वाले टाइम में हमें कौन से टॉपिक्स को कवर करना चाहिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके तक भी फाइनेंशियल नॉलेज पहुंच सके और वो भी एक अच्छा इन्वेस्टर बन के आने वाले टाइम में एक अच्छी रिटर्न बना सके। हैप्पी इन्वेस्टिंग।